चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के 4th चैप्टर है। पुस्तक के नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के नाम है जल संसाधन। इसमें हम भारत के लोगों के जल संसाधन के बारे में देखेंगे। आप जो सोच रहे हैं जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य में कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है। कुछ निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि समाज जनानिकी परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण व जल अभाव का साक्षी होगा। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, बनती जा ही रही है। और उसके बाद जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुछ जल का केवल लगभग 3% ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए ही उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद के विषय बने हुए हैं। हमेशा ये अभी भी दिखाई देता है जल को लेकर। उसके बाद विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्य सक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यकताएं हो गई हैं। और इस अध्याय में हम भारत में जल संसाधन, इसके भौगोलिक वितरण और उसके बाद क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं भारत में जल संसाधन के बारे में। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधन का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पूर्ण प्रति योग्य भौम जल में 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है और इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोग की गई जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। उसके बाद धरातलीय जल संसाधन में देखें, धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, नदियां, झील, तलैया और तालाब है। देश में कुल नदियां तथा उनकी सहायक नदियां जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है उनको मिलाकर 10,360 नदियां है। और भारत में सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक वर्षा 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर है, यानी 32% और जल का ही उपयोग किया जा सकता है 32%। उसके बाद नदी में जल प्रवाह उसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्ष भर निर्भर करता है। और आपने क्लास 11 वाले पुस्तक में भारत भौतिक पर्यावरण में हम पढ़े हैं कि भारत में वर्षा अत्यधिक स्थानीय विभिन्नता में पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसून मौसम संकेंद्रित है। और आप इस पुस्तक में और भी पढ़े थे कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक है। ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग में ही पाई जाती है, जिनमें से कुल धरातलीय जल संसाधनों का 7% जल पाया जाता है। दक्षिणी भारतीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन में अभी भी संभव नहीं हो सका है। भौम्य जल संसाधन देखें, देश में कुल जल प्रति योग्य भौम्य जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। और उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिन में भौम्य जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम्य जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौम्य जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। वहीं गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम्य जल संसाधनों का मध्यम दर में उपयोग करते हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी और ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। उसके बाद लैगून और पश्च जल के बारे में देखें तो भारत की समुद्र तटीय रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत तंदुरित है और इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्य तौर पर इन जलाशयों में खारा जल है और इसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्में, नारियल आदि की सिंचाई की जाती है। उसके बाद जल की मांग और उपयोग देखें भारत में।
पारंपरिक रूप में भारत एक कृषक प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषक पर निर्भर करते हैं और इसलिए पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे भाखड़ा नागल और हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू किए गए। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकता के लिए अधिक है। धरातलीय और भूमि जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भूमि जल का 92% जल उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भूमि जल का 5% ही भाग उपयोग किया जाता है और घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भूमि जल की तुलना में अधिक यानी 9% है और कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टर से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है और सिंचाई के लिए जल की मांगें देखें। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानीय सामयिक परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र और जैसे कि पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है। सिंचाई की व्यवस्था बहुसफलीकरण को संभव बनाती है और ऐसा पाया जाता है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र में ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है और इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भूमि जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं और जिससे कि इन राज्यों में भूमि जल में कमी आ जाती है। इन राज्यों में भूमि जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भूमि जल स्तर नीचा हो गया है और वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड्स का संकेंद्रण बढ़ गया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्रण की वृद्धि हो गई है। उसके बाद संभावित जल समस्या देखें तो जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित हो रहा है और इस कारण उपयोग जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। जल के गुणों का ह्रास के बारे में देखें तो जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है और जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अवशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते और जल विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं। वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होता है और कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूमि जल को भी प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं और गंगा जैसे चित्र 4.2 में गंगा और उसकी सहायक नदियां और उन पर स्थित शहर को भी दर्शाया गया है। जल संरक्षण और प्रबंधन देखें, यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियां और उन पर स्थित शहरों को दिखाया गया है। गंगा है, यमुना है, जैसे दिल्ली, बनारस
उसके बाद जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में देखें। अलवरीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। बिलवरीकरण द्वारा सागर या महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियों और कानूनें बनाने हैं और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए और जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण का निवारण क्या है? उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तक कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने और घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत यानी उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू यानी ठोस और अपशिष्ट पदार्थ और औद्योगिक बहिस्राव नदी से मिल जाते हैं। और नदियों में प्रदूषण का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय राज्य संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटर किया जा रहा है और इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक प्रदूषण नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। और दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश के सबसे अधिक प्रदूषित नदी है और दूसरी प्रदूषित नदी अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली नदी और उसके बाद अडयार, कुअम और संपूर्ण विस्तार में, और उसके बाद बेगई, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और बनारसी में गंगा है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी या विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। उसके बाद वैधानिक व्यवस्थाएं में जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ही, और उसके बाद प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित नहीं हुए ये जो कानून आए थे। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। और जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना था और उसके भी सीमित प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषण को से बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। उसके बाद जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग क्या है? तो जल पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवरीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योग के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। और इसी तरह नगरीय क्षेत्र में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है और फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रतियोग्य जल की उपदेयता व्यापक है। उसके बाद जल संभर प्रबंधन के बारे में देखें तो जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है कि मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है और इसके अंतर्गत बहते जल को रोकने और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब, पुनः भरण, उसके बाद कुआं आदि के द्वारा भौम जल का संचलन और पुनर्भरण शामिल है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधन जैसे प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनर्उत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग की सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य
प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन बनाना है। और जल संभर व्यापार की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करता है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए गए। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन्य रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जा रही है। उसके बाद नीरू मेरू यानी जल और अप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया और अरावली पानी संसद ये अरवर राजस्थान में और उसके अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण ताल की खुदाई की गई और रोक बांध बनाए गए। उसके बाद तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। और कुछ क्षेत्र में जल संभर विकास परियोजना पर्याप्त और अर्थव्यवस्था का कल्प करने में सफल हुई है। फिर भी सफलता कुछ ही की कहानियां हैं। अधिकांशतः घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदयमान अवस्था पर ही है और देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से किया जा सकता है। उसके बाद वर्षा जल संग्रह के बारे में देखें तो वर्षा जल संग्रह विभिन्न उपयोग के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल भूतों के पुनः भरण के लिए किया जाता है और यह एक कदम मूल्य और परिस्थिति के अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंदे संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रह पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमि जल स्तर को नीचे होने से रुकता है। उसके बाद फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को कम करके और मिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। और नदी इसे जलभूतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है, जो तटीय क्षेत्रों में लवण के प्रवेश को भी रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रह करते आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतत संचय जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टाका यानी एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जानी जाती है, जिनका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है, जैसे रोलिंग सीधी अहमदनगर और महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तु स्थिति अध्ययन। जैसे महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रालेगन सीधी एक छोटा सा गांव है। यह पूरे गांव में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। 1975 में यह गांव गरीबी और शराब के गैर कानूनी व्यापार जाल से जकड़ा हुआ था और उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास का कार्यक्रम आरंभ किया और उसने गांव वालों को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्ष की कटाई रोकने के लिए मध्य निषेध के लिए तैयार किया और ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। और उस स्वयंसेवी के कथा अनुसार इसने परियोजनाओं को लागत का समाजीकरण किया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्हें भी प्रति वर्ष 1 महीना का वेतन देकर विकास में सहयोग दिया और गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू किया। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सकता और तटबंध की दीवारें रिस गई थी और तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्र किया गया और लोगों को याद में पहली बार गर्मी के इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया और लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों का अपना विश्वास दिखाया। और उसके बाद नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया और समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद और छुआछूत का प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आश्वान इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया और थान पर चारा देने पर जोर देने वाली खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध
प्रतिबंध लगा दिया गया और कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे दाल, तिलहन और कुछ नकदी फसलों को प्रोत्साहित किया गया और स्थानीय संस्थाओं के सारे ये चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू किए गए और इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों का पुनः प्रतिनिधि बना गया और न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई। तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया गया था और 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय की इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधन को उपयोग में किया गया और इसी के लिए कोई भी दान नहीं लिया गया और आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया और गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ। गांव की अनुप्रेरणा और शैक्षिक भावना की इस अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिला और आजकल ग्राम अपने समीपवर्ती गाँवों के उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है, खेती फल फूल रही है और यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की इस समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता संबंध में प्रश्न उठाना है और उनके शब्दों में उसका उत्तर में लाना है और रोलैंग के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनाने तक नहीं रुकेगी। बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्ते की ओर अग्रसर हुए और भविष्य में रोलैंगन देश का एक बड़ा मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। समस्याओं को कम करने और उपागम को अपनाने से किया होता है। एक सफल कहानी ये बताती है। बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है और इससे घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है और इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु बंधन के कार्य के अतिरिक्त इसमें भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है क्योंकि पुनः भरण से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा जल संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में पैमाने का उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण में से मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले ही आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है और उसके बाद उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरण करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी व्यक्तिगत उपभोक्ता, घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता है कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकता विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई है। पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायान, औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए और इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार है कि सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहां पे जल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। उसके बाद पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके बाद भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतत और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए और जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू करनी चाहिए। उसके बाद जल के सभी विविध उपयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए और शिक्षा विनियम उपक्रमों और प्रेरकों और अनुक्रमणों को द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। उसके बाद जल क्रांति अभियान 2015 से 2016 के तो ये है जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है। जल आपूर्ति और मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है और भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015 से 2016 में आरंभ की गई
जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीके से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। और जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई, जैसे जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया। उसके बाद भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु यानी दक्षिण तमिलनाडु और उत्तर हरियाणा, और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, पश्चिम गुजरात, ओडिशा माने पूर्वी ओडिशा और उत्तर पूर्वी मेघालय। उसके बाद प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ कुछ उपाय किए गए, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण गति। उसके बाद भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुआओं का निर्माण करना। उसके बाद लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतिस्पर्धा और निबंध प्रतियोगिता माध्यम से जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए।